गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास BA पार्ट थर्ड ईयर। सब्जेक्ट ज्योग्राफी। जिसमें हमारी पुस्तक चल रही है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भारत का भूगोल, जिसमें हमारा बिंदु चल रहा है वो बिंदु ऊर्जा संसाधन का चल रहा है। एनर्जी रिसोर्स, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, इस ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत हमने दो प्रकारों के अंतर्गत इस ऊर्जा संसाधन को रखा था। एक परंपरागत ऊर्जा संसाधन और एक गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। जब हमने परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात की थी तो परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत हमने कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ और प्राकृतिक गैस, इनकी चर्चाएं की। फिर उसके बाद में हमने जब गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों की बात की थी तो गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ऊर्जा संसाधन, यह बिंदु हमारा चल रहा था। और गैर परंपरागत नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स, जिसमें हमने सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास, बायोगैस, बायोडीजल, इनकी चर्चाएं की थी। और हमने लास्ट वीडियो में आपको जो गैर परंपरागत ऊर्जा के जो संसाधन हैं, इन गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों के अंतर्गत से सोलर ऊर्जा के बारे में बताया था कि जो सोलर एनर्जी है वो किस तरह से आज हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के रूप में वर्क कर रही है। भारत के अंतर्गत बढ़ते हुए एनर्जी क्राइसिस को, अर्थात ऊर्जा के संकट को देखते हुए जो हमारे प्राकृतिक जो ऊर्जा के जो संसाधन थे, जिसके अंतर्गत कोयला था, पेट्रोलियम पदार्थ थे और प्राकृतिक गैस थी, इन सभी संसाधनों का धीरे धीरे जो स्तर है उसके अंतर्गत कमी आने लग गई। परिणाम स्वरूप इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों को संरक्षित करने के लिए हमने गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का जो है खोज और अनुसंधान का कार्य और विकास का कार्य किया, ताकि एनर्जी क्राइसिस को हम दूर कर सकें, ऊर्जा के संकट को हम दूर कर सकें। वर्तमान समय में हम गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत सौर ऊर्जा को जो है ऊर्जा संसाधनों के रूप में प्रयुक्त कर रहे हैं, जिसका उपयोग हम आज खाना पकाने से लेकर खाना पकाने में, पानी को गर्म करने में, विद्युत के उत्पादन करने में, अन्य कार्यों के अंतर्गत इसका प्रयोग हम कर रहे हैं।
और सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए भारत के अंतर्गत सौर ऊर्जा का जो हमने केंद्र स्थापित किया है वो गुड़गांव के पास में ग्वालापहाड़ी नामक स्थान पे किया है। यहाँ इस केंद्र से जो है इस सौर ऊर्जा के जो सर्वे का कार्य है, अनुसंधान का कार्य है या रिसर्च का जो वर्क है वो यहाँ से किया जा रहा है। हमने सौर तालाब का फॉर्मेशन गुजरात के अंतर्गत कर दिया। हमने खाना पकाने के लिए सौर वाष्प प्रणाली पर आधारित जो भट्टी का निर्माण है वो तिरुमाला के अंतर्गत कर रखा है। आंध्र प्रदेश के तिरुमाला के अंतर्गत जो है सौर भट्टी का निर्माण कर रखा है। इसी तरह से हमने राजस्थान के अंतर्गत माउंट आबू क्षेत्र और राजस्थान के जोधपुर के मथानिया गांव के अंतर्गत सौर वाष्प प्रणालियाँ विकसित की हैं। ये सारी चीज़ें जो हमारे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत आती हैं, उसके अंतर्गत आज हमने सोलर एनर्जी का प्रयोग किया है। और सोलर एनर्जी का जो हम प्रयोग कर रहे हैं उसका यूज हम दो मेथड या दो सिस्टम के अंतर्गत कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ हम सोलर थर्मल जो है सिस्टम या सौर तापीय जो प्रणाली है, सौर तापीय प्रणाली के अंतर्गत जो हम सौर ऊर्जा है या जो सौर का ताप है, इस सौर ताप को हम रिसीवरों के माध्यम से जो है संग्राहकों के माध्यम से इसे हम ताप को विद्युत में परिवर्तित करने का काम कर रहे हैं। इसी के साथ साथ अगला जो सिस्टम है जो है हमारा सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली। सोलर फोटोवोल्टिक प्रणाली के अंतर्गत टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस सौर तापमान को हम जो है विद्युत में परिवर्तित करने का कार्य करते हैं। तो हमने सौर ऊर्जा के बारे में पिछले वीडियो में आपको विस्तार से बताया और आज हमने उसको आपको रिकॉल कर दिया है कि सोलर एनर्जी का प्रयोग कहाँ, कब, कैसे प्रारंभ हुआ और किस तरह से भारत के अंतर्गत सोलर एनर्जी को जो है बढ़ावा दिया जा रहा है। आज हमारे पास जो अगला नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स है वो है हमारा ज्वारीय ऊर्जा, जिसको हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये जो टाइडल एनर्जी है, ज्वारीय ऊर्जा, इसके बारे में हम समझते हैं कि किस तरह से जो टाइडल एनर्जी है उसका प्रयोग हम करते हैं, देखते हैं। अगला है हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा टाइडल एनर्जी हम इस बात से अच्छी तरह से परिचित हैं कि ज्वारीय ऊर्जा, जो ज्वार शब्द की अगर हम बात करते हैं तो ज्वार जो होती है वो, इसकी उत्पत्ति के बारे में अगर हम बात करें तो ज्वार की उत्पत्ति सूर्य तथा चंद्रमा के आकर्षण के परिणाम स्वरूप होती है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि ज्वार और भाटे की उत्पत्ति सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के परिणाम स्वरूप होती है। जो ज्वार है उस ज्वार का जो निर्माण हुआ, ज्वार और भाटे का जो निर्माण होता है वो हमारे सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के परिणाम स्वरूप जो हमारे समुद्री जो जल है उस समुद्री जल के अंतर्गत जो ज्वार की उत्पत्ति है वो सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के परिणाम स्वरूप बढ़ाई। अतः ये जो हमारी जो ज्वार उत्पन्न होती है, इस ज्वार के अंतर्गत स्थित जो ऊर्जा होती है जिसका प्रयोग हम करते हैं वो हमारी ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। कि इस ज्वारीय ऊर्जा की अगर हम भारत की अगर बात कर रहे हैं, भारत के संदर्भ की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत के संदर्भ में कौन कौन से ऐसे क्षेत्र होंगे जो ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन को करते हैं। तो ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन को ऐसे स्थान कौन से हैं भारत में जो ज्वार ऊर्जा के लिए सबसे उपयुक्त माने गए हैं, जिसके अंतर्गत भारत में खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी, साथ ही साथ जो हमारे समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं या गंगा के तटीय जो क्षेत्र हैं वो क्षेत्र जो हैं इस ज्वारीय ऊर्जा के लिए संभावित क्षेत्र माने जाते हैं, जहाँ से ज्वारीय ऊर्जा का हम उत्पादन का कार्य भारत में करते हैं। तो इस बात से हम परिचित हो गए कि भारत में
ज्वार ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र खंभात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और गंगा नदी तटीय क्षेत्र, ये वो भारत के प्रमुख क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों से जो है ज्वार ऊर्जा का उत्पादन का कार्य भारत के अंतर्गत किया जाता है। तो ज्वार ऊर्जा का उत्पादन करने का कार्य भारत के अंतर्गत प्रारंभ कब से किया गया, इसका परियोजना या प्रोजेक्ट कब शुरू किया गया, तो भारत सरकार के द्वारा सोवियत संघ के द्वारा जो संयंत्र स्थापित किए गए संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से, तो भारत के अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन में संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से एक योजना तैयार की गई। भारत में ज्वार ऊर्जा के उत्पादन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से योजना बनाई। भारत के अंतर्गत ज्वार ऊर्जा के उत्पादन के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया, एक योजना तैयार की गई और तटीय जो क्षेत्र हैं उन तटीय क्षेत्रों में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए केरल के तटीय क्षेत्रों में विझिंगम नामक स्थान पर एक संयंत्र की स्थापना की गई थी। जो हमारे पश्चिमी जो तटीय जो क्षेत्र हैं, क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना केरल के विझिंगम नामक स्थान पर की गई। जो हमारा ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की जो स्थापना की गई, जो हमारे केरल के विझिंगम जो स्थान है, उस विझिंगम नामक स्थान पर ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना केरल के विझिंगम नामक स्थान पर की गई। इसके अलावा भारत के अंतर्गत अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके अलावा भारत में अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत भी एक संयंत्र स्थापित किया गया। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप पर एक संयंत्र ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। ये जो ज्वारीय जो तरंग हैं, इन ज्वारीय तरंगों से ज्वारीय लहर द्वारा
उत्पादित ज्वारीय ऊर्जा प्रतिदिन के हिसाब से 7,000 से 8,000 मेगावाट उत्पन्न की जाती है। ज्वारीय लहरों द्वारा प्रतिदिन लगभग 7,000 से 8,000 मेगावाट विद्युत का जो है उत्पादन का कार्य किया जाता है। कोलकाता के अंतर्गत जो हमारा सुंदरवन का जो क्षेत्र है, उस सुंदरवन क्षेत्र के अंतर्गत भी जो ज्वारीय ऊर्जा का जो संयंत्र है उसे स्थापित किया गया है। साथ ही साथ ज्वारीय ऊर्जा का जो उपयोग है वो आज हम विद्युत के उत्पादन के रूप में भी कर रहे हैं। परिणाम ये हुआ कि जो हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा का जो संसाधन है, उन गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में जो हमारी सौर ऊर्जा के साथ साथ जो हमारी ज्वारीय ऊर्जा है, तो ज्वारीय ऊर्जा के अंतर्गत हमने ये देखा कि ज्वारीय ऊर्जा की उत्पत्ति जो हुई है, जो हमारे सागर और महासागरों के अंतर्गत जो ज्वार ऊर्जा जो उत्पन्न होती है, उसके पीछे सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण का हाथ है। अर्थात ज्वार की उत्पत्ति में सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण का प्रभाव माना जाता है। भारत के अंतर्गत जो ज्वारीय ऊर्जा को उत्पन्न करने वाले जो क्षेत्र हैं, उत्पादित जो क्षेत्र हैं, वो हमारे खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी का जो क्षेत्र है, साथ ही साथ जो हमारे समुद्र तटीय जो भाग हैं या गंगा के तटीय मैदानी जो भाग हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के प्रमुख संभावनाएं देखने को मिलती हैं। साथ ही साथ भारत के अंतर्गत भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा एक संयुक्त योजना जो है भारत के अंतर्गत ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन के लिए प्रारंभ की गई और भारत के अंतर्गत जो तटीय क्षेत्रों के अंतर्गत जो ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की गई, जिसमें से केरल के विजिंगम नामक स्थान पर ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत भी ज्वारीय ऊर्जा का संयंत्र स्थापित किया गया। साथ ही साथ जो ज्वारीय लहर द्वारा जो हमारी ज्वारीय ऊर्जा जो प्रतिदिन उत्पादित होती है, वो लगभग 7,000 से 8,000 मेगावाट उत्पन्न होती है। साथ ही साथ जो हमारा पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का जो क्षेत्र है, उस सुंदरवन के क्षेत्र के अंतर्गत भी हमने यहाँ ज्वारीय ऊर्जा उत्पादित करने का संयंत्र स्थापित कर रखा है। इस तरह से आज भारत के अंतर्गत ये जो टाइडल एनर्जी जो है, इस टाइडल एनर्जी को आज हम नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के रूप में प्रयोग कर रहे हैं और ये जो टाइडल एनर्जी है वो आज हमारे बढ़ते हुए ऊर्जा क्राइसिस को कम करने में सहयोग प्रदान कर रही है। ये जो टाइडल एनर्जी है, ये जो ज्वारीय ऊर्जा है, इस ज्वारीय ऊर्जा का प्रयोग हम विद्युत उत्पादन के साथ साथ जो हमारे पानी को गर्म करने का कार्य है, साथ ही साथ जो हमारे अन्य जो कार्य हैं, उन कार्यों के अंतर्गत इस एनर्जी का प्रयोग कर रहे हैं। तो गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में टाइडल एनर्जी एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है और इस टाइडल एनर्जी का प्रयोग करने से आज हमारे ऊर्जा के संकट में कुछ कमी आई है। आज अगर हम ज्वारीय ऊर्जा के माध्यम से प्रतिदिन अगर 7,000 से 8,000 मेगावाट अगर विद्युत का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। ज्वारीय ऊर्जा से आज हमारे ऊर्जा का जो क्राइसिस है उसके अंतर्गत मान में कमी देखने को मिलती है। तो ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सों के अंतर्गत अब तक हमने सोलर एनर्जी को पढ़ा, सोलर एनर्जी के बाद में टाइडल एनर्जी को जाना। इसके बाद में अगला जो है हमारा जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। अगला जो हमारा एनर्जी रिसोर्स है वो है हमारा भूतापीय ऊर्जा। जियो थर्मल एनर्जी, जो जियो थर्मल एनर्जी है
इसके द्वारा भी जो है हाँ नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी रिसोर्स हैं उसमें इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम सभी इस बात को जानते हैं कि भूतापीय एनर्जी अर्थात पृथ्वी के आंतरिक भाग, पृथ्वी के भीतरी भाग, पृथ्वी के भूगर्भ या पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली जो ऊर्जा होती है वो भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से निकलने वाली ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा कहलाती है। जो पृथ्वी का आंतरिक जो भाग है उस आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली या निकलने वाली जो एनर्जी है वो हमारी जियोथर्मल एनर्जी कहलाती है। ये जियोथर्मल एनर्जी जिसके जो स्रोतों की अगर हम बात करते हैं तो पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो हमारे गर्म जल के स्रोत हैं, ये गर्म जल के जो स्रोत हैं, इन गर्म जल के स्रोतों के द्वारा या जलाशयों के द्वारा जो उत्पादित जो ऊर्जा है वो हमारी भूतापीय ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। तो आंतरिक भाग के अंतर्गत स्थित गर्म जल के स्रोत, जो हमारे गर्म जल के स्रोत हैं, गर्म जल स्रोत तथा जलाशय, इनके माध्यम से जो है हमारी भूतापीय ऊर्जा का उत्पादन का कार्य हो रहा है। जो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग के अंतर्गत या पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र के अंतर्गत स्थित जो तापमान है उस तापमान का हम जो है उपयोग कर रहे हैं, उस गर्मी का, उस टेम्परेचर का, उस तापमान का हम उपयोग ऊर्जा के रूप में आज हम कर रहे हैं। ये जो भूतापीय ऊर्जा है, इस भूतापीय ऊर्जा के लिए पृथ्वी के भीतरी जो तापमान होता है, अपन कह सकते हैं, मैंने पहले ही बताया कि पृथ्वी का आंतरिक जो तापमान है, तापमान भूतापीय ऊर्जा पर निर्भर करता है, भूतापीय ऊर्जा को उत्पन्न करने का कार्य करता है। यानी कि जो इनर्ट जो टेम्परेचर है, पृथ्वी का आंतरिक जो तापमान है वो हमारी जियोथर्मल एनर्जी को कंट्रोल करने का काम करता है। और ये जियोथर्मल एनर्जी के जो स्रोत हैं वो हमारे गर्म जल के स्रोत हैं, हॉट वाटर के, और हमारे जितने भी जो जलाशय हैं, गर्म पानी के जलाशय हैं, उनसे हमें ये भूतापीय ऊर्जा प्राप्त हो रही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग से उत्पन्न होने वाली ये ऊर्जा है, इसको हम जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। इस जियोथर्मल एनर्जी के भारत में संभावित जो क्षेत्र हैं, भारत में भूतापीय ऊर्जा के क्षेत्रों की अगर हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो कश्मीर घाटी, वर्धा घाटी, वर्धमान घाटी, लद्दाख का क्षेत्र, पूर्णा घाटी, हिमाचल के अंतर्गत कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कांगड़ा घाटी, मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कांगड़ा घाटी, मणिकर्ण, हरियाणा के अंतर्गत गुड़गांव, हरियाणा के अंतर्गत गुड़गांव का जो क्षेत्र है, सिक्किम के अंतर्गत रंगीन नदी, झारखंड के अंतर्गत हजारीबाग, संथाल परगना, झारखंड के अंतर्गत
झारखंड के अंतर्गत परगना, संथाल, हजारीबाग, एमपी के अंतर्गत, मध्य प्रदेश के अंतर्गत छिंदवाड़ा, ग्वालियर, छिंदवाड़ा, ग्वालियर, गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा, महाराष्ट्र में ठाणे, उत्तराखंड में देहरादून, ये प्रमुख जो क्षेत्र हैं, इन प्रमुख क्षेत्रों से भूतापीय ऊर्जा की उत्पन्न करने की या उत्पादित करने की संभावना भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा है। अगर हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में अगर हम भूतापीय ऊर्जा की बात करते हैं, अगर हम जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं, अगर जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं तो जियोथर्मल एनर्जी के अंतर्गत जो भारत के अंतर्गत जो पृथ्वी का जो आंतरिक जो तापमान है, वो पृथ्वी का आंतरिक तापमान हमारी जियोथर्मल एनर्जी का फॉर्मेशन करता है। पृथ्वी का आंतरिक जो तापमान है उसके अगर स्रोतों की बात करते हैं तो जो हमारे जितने भी हमारे गर्म जल के जो स्रोत हैं, जितने भी हमारे जलाशय हैं, उनसे हमें जियोथर्मल एनर्जी प्राप्त होती है। भारत के अंतर्गत जो जियोथर्मल एनर्जी के प्रमुख जो एरिया हैं, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर के अंतर्गत कश्मीर घाटी, वर्धमान घाटी, लद्दाख क्षेत्र, पूर्णा घाटी का क्षेत्र है। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत कांगड़ा घाटी, मणिकर्ण, हरियाणा के अंतर्गत गुड़गांव का क्षेत्र, झारखंड के अंतर्गत परगना, संथाल, हजारीबाग का क्षेत्र, मध्य प्रदेश के अंतर्गत छिंदवाड़ा, ग्वालियर का क्षेत्र, गुजरात के अंतर्गत वडोदरा, पंचमहल का क्षेत्र, महाराष्ट्र में ठाणे का क्षेत्र, उत्तराखंड में देहरादून का क्षेत्र, ये वो स्थल हैं जहाँ पर जियोथर्मल एनर्जी की संभावनाएं सबसे ज़्यादा भारत के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। अर्थात नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स अर्थात गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों के अंतर्गत आज बढ़ते हुए इस ऊर्जा संकट को रोकने के लिए हमने हमारे जो परंपरागत जो ऊर्जा के जो स्रोत थे, उन परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों को बनाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए उनको संरक्षित करने के लिए जो हमने इन गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का प्रयोग करना शुरू किया है, उसमें से हमने सोलर एनर्जी का, साथ ही साथ हमने ज्वारीय ऊर्जा का, टाइडल एनर्जी का और जो है जियोथर्मल एनर्जी का जो हमने प्रयोग किया है, जिससे आज हमारे जो एनर्जी क्राइसिस है, ऊर्जा का जो संकट है, उस ऊर्जा के संकट में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान देखने को मिला है। भारत के अंतर्गत जियोथर्मल एनर्जी जिसके प्रमुख जो क्षेत्र हैं वो भारत के जम्मू कश्मीर, साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, इधर हमारे झारखंड, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, इन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत ये हमारे जियोथर्मल एनर्जी के ऐसे संभावित क्षेत्र हैं जहाँ से जियोथर्मल एनर्जी अर्थात भूतापीय ऊर्जा का जो है उत्पादन का कार्य भारत में किया जा रहा है। इन्हीं एनर्जी के साथ साथ अगर हम बात करें तो भारत में अब तक जो है 340 भूतापीय ऊर्जा के स्रोत जो हमने खोजे जा चुके हैं। यानी भारत के अंतर्गत अब तक 340 भूतापीय जो है ऊर्जा के स्रोतों को हमने भारत के अंतर्गत खोजने का कार्य किया है। इसी गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन के अंतर्गत
अगला जो हमारा महत्वपूर्ण एनर्जी है वो है हमारी विंड एनर्जी, जिसको हम पवन ऊर्जा कहते हैं। अगला जो हमारा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो रिसोर्स है वो है हमारी पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी। विंड एनर्जी अर्थात पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा की अगर हम बात करते हैं तो अगर विश्व के संबंध में अगर बात की जाए तो पवन चक्कियों का सर्वप्रथम जो निर्माण हुआ था, पवन चक्की का सर्वप्रथम जो निर्माण हुआ था, पवन चक्की का सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था वो चीन के द्वारा किया गया था। प्रयोग चीन में हुआ था। अगर हम पवन ऊर्जा की अगर बात कर रहे हैं तो पवन ऊर्जा पवन चक्कियों के द्वारा उत्पन्न की जाने वाली ऊर्जा है। इसमें पवन चक्कियों का सर्वप्रथम अगर हम यूज की अगर हम बात करते हैं, यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो चाइना के अंतर्गत सबसे पहले पवन चक्कियों का जो है विकास किया गया, निर्माण किया गया, प्रयोग किया गया। अगर हम विश्व स्तर पर अगर हम बात करते हैं, विश्व में भारत का पवन ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान है। पवन ऊर्जा उत्पादन में 5वां स्थान है। भारत का विश्व के अंतर्गत पवन ऊर्जा के उत्पादन में 5वां स्थान है। पहला स्थान यूएसए का, दूसरा जर्मनी का, तीसरा स्पेन का, चौथा चीन का, 5वां भारत का। पहला स्थान यूएसए का, दूसरा स्थान जर्मनी का, फिर स्पेन का, फिर चीन का और फिर भारत का जो है प्रोडक्शन के अंतर्गत विंड एनर्जी प्रोडक्शन में पहला स्थान यूएसए का, दूसरा स्थान जर्मनी का, तीसरा स्थान स्पेन का, चौथा स्थान चीन का, 5वां स्थान भारत का आता है। भारत के अंतर्गत जो पवन ऊर्जा की अगर हम बात करें तो भारत में पवन जो चक्कियां हैं, उन पवन चक्कियों के अंतर्गत जो पवन चक्कियां भारत के अंतर्गत स्थापित की गई हैं या भारत के अंतर्गत जो पवन ऊर्जा का जो केंद्र विस्थापित किया गया है या पवन ऊर्जा का सर्वाधिक जो विकास हुआ है भारत में, वो हुआ है तमिलनाडु राज्य में। तो अपन कह सकते हैं कि भारत में पवन ऊर्जा का सर्वाधिक विकास तमिलनाडु राज्य में हुआ है। यहीं से भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा विंड एनर्जी का प्रोडक्शन का कार्य किया जाता है। सबसे ज़्यादा इसके प्रोडक्शन का क्षेत्र किया जाता है। भारत में अगर हम विंड एनर्जी के प्रोडक्शन की अगर हम बात करते हैं तो विंड एनर्जी के प्रोडक्शन में महाराष्ट्र का क्षेत्र, तमिलनाडु का क्षेत्र, केरल का क्षेत्र, गुजरात का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, महाराष्ट्र का क्षेत्र, ये सभी जो राज्य हैं इनका इस विंड एनर्जी में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा, ये भारत के अंतर्गत प्रमुख जो है पवन ऊर्जा के उत्पादित राज्य हैं जहाँ से पवन ऊर्जा का उत्पादन का कार्य किया जाता है। इसके अलावा हमने भारत के अंतर्गत
चेन्नई के अंतर्गत भी पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। भारत के अंतर्गत जो चेन्नई है वहाँ हमने पवन ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। एशिया की अगर दृष्टि से बात करें तो भारत के अंतर्गत जो पवन ऊर्जा का जो उत्पादन है, जो सबसे बड़ा केंद्र है भारत का, वो है आपका मांडवी। इस बात से परिचित रहें कि भारत में पवन ऊर्जा जो केंद्र बनाया है वो बनाया गया है मांडवी, जो गुजरात में है। भारत के अंतर्गत पवन ऊर्जा का जो केंद्र है वो है बनाया गया है मांडवी, जो गुजरात के अंतर्गत स्थित है। जो भारत के अंतर्गत पवन ऊर्जा का जो है एक सेंटर पॉइंट माना गया है, केंद्र माना गया है, जहाँ से पवन ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। भारत में पवन ऊर्जा का उपयोग और अनुसंधान का जो कार्य है, भारत में पवन ऊर्जा का उपयोग, पवन ऊर्जा का उपयोग और अनुसंधान का कार्य है। 1952 में प्रारंभ किया गया था, शुरू किया गया था। 1952 के अंतर्गत पवन ऊर्जा का उपयोग और अनुसंधान का जो कार्य था वो प्रारंभ किया गया था। भारत के अंतर्गत जो औद्योगिक जो प्रेक्षण जो केंद्र है, जो चेन्नई के अंतर्गत स्थित है। अगर हम बात करें विंड एनर्जी की, ओवरऑल अगर हम देखें तो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के अंतर्गत जो हमारी विंड एनर्जी है, जो हमारी पवन ऊर्जा है, जिसमें सबसे पहले पवन चक्कियों का जो विकास करने का कार्य है, यूज करने का कार्य है, चीन में किया गया। विश्व के अंतर्गत भारत का पवन ऊर्जा के उत्पादन में 5वां नंबर है। पहला नंबर यूएसए का है, दूसरा जर्मनी का है, तीसरा स्पेन, चौथा चीन का और 5वां भारत का। भारत में अगर पवन ऊर्जा के सर्वाधिक उत्पादन की या विकास की बात की जाए तो तमिलनाडु राज्य भारत के अंतर्गत सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा के उत्पादन में अग्रणीय है। इसके अलावा जो हमारे यहाँ पवन ऊर्जा के प्रमुख उत्पादित जो क्षेत्र हैं, जिनके अंतर्गत महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक और उड़ीसा राज्य। साथ ही साथ भारत के अंतर्गत जो पवन ऊर्जा का जो केंद्र स्थापित किया गया है वो गुजरात के मांडवी क्षेत्र के अंतर्गत स्थापित किया गया है। साथ ही साथ जो पवन ऊर्जा का उपयोग अनुसंधान का जो कार्य जो हमने प्रारंभ किया गया था वो 1952 के अंतर्गत किया गया था। जो भारत के अंतर्गत जो है पवन ऊर्जा के जितने भी रिसर्च से जुड़े हुए जो कार्य हैं उनको लेकर जो है सर्वप्रथम पवन ऊर्जा का वर्क यहाँ किया गया था। उपयोग और अनुसंधान का कार्य 1952 में प्रारंभ किया गया था। हमने जो हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधन हैं, इन गैर परंपरागत ऊर्जा के संसाधनों में सबसे पहले सोलर एनर्जी को समझा, फिर उसके बाद में हमने जो है हमारी ज्वारीय ऊर्जा को समझा, और ज्वारीय ऊर्जा के बाद में हमने भूतापीय ऊर्जा को समझा, और भूतापीय ऊर्जा के बाद में हमने पवन ऊर्जा को समझा। ये जो सारी जो ऊर्जा के स्रोत माने गए हैं, ये हमारे सभी गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के जो स्रोत हैं, इन गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों से आज जो हमारे भारत के अंतर्गत जो बढ़ता हुआ जो एनर्जी क्राइसिस है उसको रोकने के लिए ये जो हमारे नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्स हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान भारत के अंतर्गत दे रहे हैं। इस तरह से हमने आज इस वीडियो के माध्यम से जो है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स के बारे में समझा है। धन्यवाद।